जी नमस्कार, मैं बंटी विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं राइट इनसाइड न्यूज। हमारे साथ बैठे हुए सीनियर पत्रकार खुर्शीद आलम। आज हम लोग बात करेंगे धनबाद सीट बीजेपी और कांग्रेस को लेकर कुछ मुद्दे का हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो खुर्शीद आलम जी, मेरा पहला सवाल है, धनबाद सीट के बारे में आपकी क्या राय है? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं बंटी विश्वकर्मा का थैंक्स बोलूँगा सर, क्योंकि बंटी विश्वकर्मा का सीनियर जर्नलिस्ट है और अच्छे रिपोर्टर भी, इनका अपना अखबार भी है और बहुत से अखबार से जुड़े हुए हैं। और हम लोगों ने देखा कि इनका जो आकलन लगभग सटीक होता है और इनका जो सवाल है कि धनबाद सीट के बारे में ये जो किया कि धनबाद सीट के बारे में क्या रहा है, तो धनबाद सीट के बारे में इस वक्त पूरी हिंदुस्तान की निगाह टिकी हुई है। क्योंकि धनबाद का जब जिक्र आता है तो कोयलांचल का जिक्र आता है और जाहिर सी बात ये सीट है जो हॉट सीट बनी हुई है। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा था कि वन साइड फाइट हम लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन जब से कांग्रेस ने अनुपमा सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अनुपमा सिंह की जो बैकग्राउंड, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। उसके जो ससुर है राजेंद्र सिंह जी, वो एनटेक के बड़े नेता थे और 6-7 बार के एमएलए थे। और इसके साथ साथ ये है कि इनके देवर भी कोशिश करते टिकट के लिए, लेकिन टिकट उनको नहीं मिल के अनुपमा सिंह को मिला। तो ये राजेंद्र सिंह की बात की जाए, इनके जो 2 बेटे हैं वो सियासी बिसात अपने हयात में ही बिछा दिए थे और उन लोगों को सियासी गुण से वाकिफ करा दिए थे। तो ये है कि धनबाद का सीट हम लोग काफ़ी दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सर। जी आलम जी, मेरी आपसे दूसरी सवाल ये है कि कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी के लिए कितना चैलेंज होगा? नहीं, चैलेंज तो है। देखिए सर, ये है कि अगर आप अनुपमा की बात की जाएगी तो उनका एक अपना सोशल अकाउंट भी नहीं है, लेकिन वो सियासत से में बहुत एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब चूंकि वो एक्टिव हो गई है, लेकिन उसका ताल्लुक सियासत घराने से, और वो पटना से पढ़ी लिखी है, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट भी किया। और अभी मैंने देखा उनका धनबाद में, मैंने देखा उनका तेवर, उनका लहजा, तो कहीं ना कहीं वो एक चैलेंज है। और जिस तरह वो लोगों से कनेक्ट होती है, तो इस बार का इलेक्शन में वो काफ़ी टक्कर हम लोग को देते हुए दिखाई। जी ठीक है, आपसे आपके प्रश्न से, आपके उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ। मेरी तीसरी सवाल ये है कि माइनॉरिटी वोट का इस इलेक्शन में क्या रोल होगा? यह एक अच्छा सवाल आपने किया सर, क्योंकि इस बार हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ चूँकि अगर एमपी इलेक्शन की बात की जाए तो 13 से 14 लाख वोटर होते हैं और बड़ा एरिया होता है, तो वहाँ रातारात हवा नहीं बनता है, बल्कि कुछ दिन पहले वेव बन जाता है और उसी वेव पे लोग काम करते हैं। इस बार माइनॉरिटी वोट की अगर बात की जाए तो फर्स्ट चरण का जब हम लोगों ने इलेक्शन देखा तो ये है कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी जो वोट है वो इकट्ठा वोट कर रही है और इंडिया अलायंस को करते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप बीजेपी की बात की जाएगी, अगर आप गुज़श्ता इलेक्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सीट हम लोगों ने देखा जहाँ बीजेपी में ज़्यादा है, बीजेपी वैसे सीट में जीते हैं जहाँ पे माइनॉरिटी वोटर है। उसकी वजह ये था कि वो माइनॉरिटी वोट को डिवाइड करने में कामयाब हुआ है। लेकिन इस बार हम लोग जो देख रहे हैं, जो माइनॉरिटी का इंटेलेक्चुअल है, जो इनके आलिम दीन है, जो स्कूल स्कॉलर है, जो टीचर है, वो कहीं ना कहीं ये मेहनत कर रहे हैं कि वोटर को पोलराइजेशन ना हो और वोट इकट्ठा हो। और अगर आप धनबाद सीट की बात कीजिएगा तो वहाँ 6 लाख मुसलमानों की आबादी है। तो ये है कि बंटी जी, ये मैं कह सकता हूँ कि अगर वो वहाँ पे वोट का पोलराइजेशन नहीं हुआ और मुसलमानों की वोट इकट्ठा अगर कांग्रेस में चली गई तो फिर वहाँ पे काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा और अगर वहाँ से कांग्रेस अगर जीत जाए तो हैरत नहीं होगा। लेकिन उसके साथ ये भी हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस की ये मजबूरी थी कि वो राहुल गांधी को अपने में भी लड़ाई लड़ने पड़ रहा और साथ साथ वो बीजेपी से भी लड़ते हुए दिखाई दे रहे। अब मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, कांग्रेस में ही कुछ ऐसे बीजेपी के स्लीपर सेल है जो 5 साल तक कभी एक्टिव नहीं होते, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो फिर वो चले जाते हैं टिकट मांगने के लिए और दुहाई देते हैं, लेकिन वो कभी 5 साल में लोगों को मुद्दा हल करते हैं, ना लोगों के पास खड़े हुए रहते दिखाई देते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम लोग अभी देख रहे हैं कि जब से अनुपमा का नाम का अनाउंसमेंट हुआ है तो कुछ बीजेपी के जो स्लीपर सेल है जो कांग्रेस में है वो कहीं ना कहीं मीटिंग कर रहे हैं, ग्रुपिज्म का हवाला दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट अच्छा नहीं मिला। जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि राहुल गांधी अपनी कांग्रेस की अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और ज़बरदस्त अंदाज में लड़ रहे हैं। उनकी मेहनत जो देखी हमें, उन्होंने जो एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला, फिर दूसरे चरण भारत में यात्रा निकाला। कांग्रेस की बात अगर की जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे है, प्रियंका गांधी है, कांग्रेस की पूरी टीम इकट्ठा होकर लड़ रही है। तो कांग्रेस के जो स्लीपर सेल है जो कांग्रेस में है, उनका जो दिल दिमाग कांग्रेस में है, लेकिन उनका जो जेहन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी में है। तो ऐसे लोगों को ये चाहिए कि अगर वो यदि कांग्रेस से वाकई मोहब्बत कर रहे हैं तो या तो वो साइलेंट हो जाए, या फिर अगर उनको बीजेपी से हमदर्दी तो वो डायरेक्ट बीजेपी में चले जाए। तो ये है कि बट्टी सर, ये है कि इस बार का इलेक्शन दिलचस्प है। अगर माइनॉरिटी वोट इकट्ठा हो रहा
तो कांग्रेस को फायदा होगा। इसीलिए बीजेपी हमेशा ये कोशिश करे कि माइनॉरिटी वोट को डिवाइड किया जाए। इसलिए ये भी खबर आ रही है कि 2-4 डेमी कैंडिडेट खासकर मुस्लिम खड़ा की जा रही है ताकि कुछ वोट वो काट ले जाए। बीजेपी जिस तरह से पूरे देश में लोगों का जो कहना है, बहुत सारे मुद्दों का उन्होंने निवारण किया, बहुत सारे जो आर्टिकल थे उनको हटाया, जिससे लोग खासकर देशवासी को लगता है कि ये सब मुद्दे को हटाकर या इस सब मुद्दे को बारे में चर्चा करकर देश को बहुत फायदे होते हैं। तो क्या ये आपको क्या लगता है, ये कितना सही है? देखिए, हर पार्टी जो है वो तो अपना एक आइडियोलॉजी बनाकर, अपना एक मैनिफेस्टो बनाकर इलेक्शन लड़ती है, और कहीं ना कहीं ये भी फैक्ट है कि मोदी जी एक कद्दावर नेता है। लेकिन इस बार ये है कि 2004 के बाद हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि बीजेपी जब सत्ता में आई है तो सत्ता में लाने के लिए आरएसएस बहुत एक्टिव हम लोगों ने दिखाई दिया। लेकिन इधर पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि इस बार इलेक्शन में हम लोग को आरएसएस उतनी एक्टिव नहीं है, और इसकी वजह ये कि फर्स्ट चरण का जब नागपुर में जो इलेक्शन हुआ था, जहाँ पे आरएसएस का दफ्तर है, वहाँ पे वोट परसेंटेज बहुत कम पड़ा था, और उसके बगल में एक माइनॉरिटी एरिया है, वहाँ पे वोट परसेंट हम लोग को ज़्यादा दिखाई दिया था। तो इस बार का इलेक्शन जो 400 की बात की जा रही है, या फिर अब की बार 400 पार, या फिर जो इशू दिए जा रहे हैं, तो इसमें आरएसएस हम लोग को काफ़ी शांत और धीमी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी के लिए इस बार का इलेक्शन उतना आसान नहीं। अच्छा, बीजेपी जो पार्टी है, हालांकि बात हमारे भी कांग्रेस को हो रही थी, बीजेपी कुछ मुद्दों पर मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। बीजेपी जिस तरह से राम मंदिर को या आईटी को, इस तरह के मुद्दों को उजागर कर रहा है, बीजेपी देश के विकास क्या किए हैं, क्या विकास के बारे में कुछ चर्चा आप कर सकते हैं? देखिए, आप जब बीजेपी को देखोगे तो ये हमेशा यही इशू लेकर के आगे बढ़ेगी। ध्रुवीकरण करना, हिंदू मुसलमान करना, पाकिस्तान के इलेक्शन में लाना, और मछली है, मांस है। अभी जब हालिया इलेक्शन में आपने देखा होगा कि फिर जो मोदी जी की जो स्पीच थी वो भी इस तरफ चली गई। कहीं ना कहीं हम लोग को इस बार जो एक बीजेपी जो आई थी कांग्रेस को लेकर, तो करेक्शन इशू था कांग्रेस के प्रति, और लोगों में गुस्सा था, जो लोगों ने बीजेपी का साथ दिया। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद और जिस तरह फंड की लूट मार हुई है, कहीं ना कहीं लोगों का एतमाद टूटा है, और करप्शन के इशू पर बीजेपी अब उतने कांग्रेस को घेर नहीं पा रही। इसीलिए आप देखेंगे अब वो उनका जो इलेक्शन जो हो रहा, वो कहीं ना कहीं हम लोग को मुद्दा से भटते हुए दिखा रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन में ध्रुवीकरण करके जो बुनियादी इशू है, जो रोजगार एक इशू है, बेरोजगारी भी एक मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई है, महंगाई बड़ा है, लोगों के पास काम नहीं है। राहुल गांधी जिस अंदाज से कह रहे हैं कि मुल्क का जो धन है वो सिर्फ 22 लोगों को सौंप दी गई है, बाकी जो वोटर है उनका बाकी जो कुछ नहीं है, और कहीं ना कहीं इलेक्शन हम लोग संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो इशू है, ये जो फैक्टर है, ये हम लोग को कांग्रेस के फेवर में काम करते हुए दिखाई दे रहा है। और अभी हम लोगों ने जो देखा, जो सोशल मीडिया पे खबर आई कि सूरत में जो अनकंटेस्टेड कैंडिडेट जो जीत गए, जो प्रत्याशी दिए थे, उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया, और जो 8 लोग थे उनको भी कहीं ना कहीं मैंने तालेमेल से उनको हटा दिया गया। तो अब लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है कि क्या हमारे पास वोट देने का भी हक छीन जाएगा। लेकिन ये भी सर इशू काम कर रहा है। लेकिन ये है कि बंटी जी यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट है, बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत दमखम से इलेक्शन लड़ती है, और बूथ तक इनका सर्वे होता है। अगर अमित शाह की अगर बात की जाए तो पूरे हिंदुस्तान में जितने बूथ है, हर बूथ पे उनकी निगाह टिकी हुई रहती है, और आखिरी दम तक वो इलेक्शन लड़ते हैं। जिस तरह आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की टीम जो होती है वो आखिरी बॉल तक फाइट करती है, इसीलिए बीजेपी जो है वो आखिरी दम तक इलेक्शन लड़ती है। ये बीजेपी की अच्छाई है। तो इसीलिए बीजेपी को उतना आप हल्का भी नहीं ले सकते हैं, नहीं ले पाओगे। वो आखिरी दम तक इलेक्शन लड़ेगी, और जब तक इलेक्शन का नतीजा नहीं आता, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, इस बार का इलेक्शन थोड़ा सा टफ हम लोगों को दिखाई देगा। खुशी जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि माइनॉरिटी वोट जिस तरह से इस इलेक्शन में एक रोल है, तो माइनॉरिटी वोट की पहचान क्या सिर्फ माइनॉरिटी ही है या उसकी और भी कोई पहचान है? नहीं, ये आप अच्छा सवाल किया है। अभी तो ये हाल है कि माइनॉरिटी में बहुत से आप विभिन्न आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, लेकिन जब माइनॉरिटी का जिक्र आता है तो मुसलमानों को ही समझा जाता है। इसकी वजह ये है बंटी जी कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और इलेक्शन का आप देखिएगा, अगर आप इलेक्शन का पिछले 10 साल का आंकड़ा निकाल के देखिएगा, तो जहाँ जहाँ माइनॉरिटी है वहाँ पे वोट परसेंटेज आपको अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि माइनॉरिटी जो लोग हैं वो इलेक्शन
दिल खुल कर देते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, अपना मत का इस्तेमाल करते हैं और जमहूरियत को बचाने पे यकीन रखते हैं। इस सारे मामले में चर्चा होता है। जी। मेरा चौथा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी ने अपनी धनबाद क्षेत्र से बीजेपी ने अपनी कैंडिडेट को बदला। अब बीजेपी ने जो अपने कैंडिडेट को बदल दिया, इससे पार्टी को क्या नुकसान और क्या फायदा होगा? नहीं, अच्छा सवाल है। देखिए, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने लगभग इस बार जो उनके कैंडिडेट है, लगभग 105 या 6 कैंडिडेट को बदले और जहाँ जहाँ उनको दिखाई दिया कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, तो उन्होंने कैंडिडेट बदला। उसकी वजह एक है कि धनबाद से भी कैंडिडेट को बदल दिया गया था। जो वहाँ पे जो सिंह कैंडिडेट थे वो बहुत संजीदा थे, बहुत सोबर थे, सिंपल थे, लेकिन वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी था, इसलिए उनको बदला गया। तो जिस वक्त कैंडिडेट उस वक्त बदला गया था, उस वक्त लग रहा था कि बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, लेकिन जब ढुल्लू महतो का नाम आया, ढुल्लू महतो का अपना पकड़ है, वो भी काफ़ी सेंसिटिव है और वो भी काफ़ी एक्टिव है, तो धीरे धीरे ये लग रहा है कि नहीं, बीजेपी यहाँ पे कैंडिडेट बदल के अच्छा काम किए और ढुल्लू महतो जो है वो एक सख्त चैलेंज है और वो भी कड़ी टक्कर देते हुए हम लोग को दिखाई देंगे। देखिए, ग्रुपिंग की अगर बात की जाए तो बहुत सारी पार्टी के